हाँ, तो एडीमा के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो इसकी पैथोजेनेसिस को हम लोग देखते हैं। तो इसकी एडीमा की पैथोजेनेसिस को हम लोग कैसे याद कर सकते हैं? पहले तो जान लो कितने पॉइंट में होती है, 5 पॉइंट में होती है। इसको कैसे याद करेंगे? इडली सांभर। आप लोग किसी भी साउथ इंडियन अगर रेस्टोरेंट में जाते हो तो इडली सांभर मिलता है जनरली, ठीक है ना। तो उसको कैसे याद करेंगे? इडली सांभर। अब IDLI और सांभर अलग ही लिखना, ठीक है ना। आई से क्या होगा? इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। डी से क्या होगा? डिक्रीज्ड प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर ऑफ कैपिलरीज। एल से क्या होगा? कि लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। आई से क्या होगा? जो इंडोथीलियल की इंक्रीज्ड जो है परमिएबिलिटी ऑफ इंडोथीलियम जो है इंक्रीज कर जाएगी। आई से इंक्रीज्ड इंडोथीलियल परमिएबिलिटी। और सांभर से सोडियम एंड वाटर रिटेंशन, ठीक है ना। इतना चीज समझ में आता है तो एक मेमोनिक हो गया आपका। अब देखो इसके पैथोजेनेसिस के बारे में, तो हम लोग देखते हैं कि पहला क्या है। तो इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अब अगर इंक्रीज किया तो मान लो कि आउटवर्ड डायरेक्टिंग फोर्स जो है इंक्रीज कर जाएगा। यही चीज लिखी है कि आउटवर्ड डायरेक्टिंग फोर्स जो है इंक्रीज कर जाएगा, आउटवर्ड ड्राइविंग फोर्स। अब ये कहाँ देखा जाता है? कि ये देखा जाता है आपका कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, डीप वेन थ्रोम्बोसिस ड्यू टू वेनस रिटर्न। अब देखो डीप वेन थ्रोम्बोसिस में होगा तो वेनस रिटर्न तो क्या होगा? वेनस रिटर्न होगा, ठीक। अब वेनस रिटर्न हुआ तो इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा, क्योंकि थ्रोम्बोसिस हो गया ना यार, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, तो वेनस रिटर्न भी होगा, ठीक है ना। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, डिक्रीज प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर ऑफ कैपिलरीज की। तो डिक्रीज प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर ऑफ कैपिलरीज की बात करते हैं तो ये क्या किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? अगर डिक्रीज कर गया तो इनवर्ट ड्राइविंग फोर्स आपकी कम हो जाएगी। यहाँ पे क्या था? इंक्रीज आउटवर्ड ड्राइविंग फोर्स, यहाँ पे डिक्रीज इनवर्ट ड्राइविंग फोर्स, तभी ना बाहर जाएगा। अब क्या होता है इसमें? रिजल्ट फ्रॉम हाइपोप्रोटीनीमिया। अगर प्रोटीन कमी हो जाएगी तभी ना यार डिक्रीज करेगा प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर, क्योंकि प्रोटीन के कारण ही तो हो रहा था। और नॉर्मल प्रोटीन कंसंट्रेशन कितनी थी? 6 to 8 ग्राम पर डेसीलीटर। कितने से कम होना चाहिए? 5 ग्राम पर डेसीलीटर से, ठीक है ना। अब हाइपोप्रोटीनीमिया के कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं आपके? नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया, लिवर सिरोसिस हो गया, ठीक है ना। और क्या क्या हो सकता है? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हो गया, प्रोटीन लूजिंग इंट्रोपैथी हो गया, ये सब चीज़ें हो सकती है। अब दो चीज़ें मैं बता दूं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम और लिवर सिरोसिस से कैसे होता है। कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है? प्रोटीन का सिक्रीशन जो है किडनी से ज़्यादा होने लगता है। अब प्रोटीन का सिक्रीशन जब किडनी से ज़्यादा होने लगेगा तो ऑटोमेटिक बात है कि यार हाइपोप्रोटीनीमिया होगा, ठीक। अब लिवर सिरोसिस की बात करते हैं। लिवर सिरोसिस में डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ एल्ब्यूमिन हो गया, सिरोसिस हो गया लिवर का, तो हमेशा प्रोटीन सिंथेसिस कम ही होगी ना, तो इसीलिए डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ एल्ब्यूमिन की भी सिंथेसिस कम हो गई और उससे क्या होगा? हाइपोप्रोटीनीमिया हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन की। लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन से क्या होता है? लिम्फेटिक अगर क्या होता है कि लिम्फेटिक जो होती है हमारे इंटरस्टिशियल फ्लूइड को रिमूव करती है। आप लोग जानते हो, ये बात आपने पढ़ चुकी है ना, सारी एनाटॉमी या फिजियो सब में पढ़ ली है कि लिम्फेटिक वेसल्स का मेन फंक्शन क्या है? क्लियर इंटरस्टिशियल फ्लूइड फ्रॉम टिश्यू कंपार्टमेंट, ठीक है ना। और इम्पेयर्ड रिमूवल ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड बाय लिम्फेटिक्स लीड्स टू एडीमा। अगर इसका इम्पेयर्ड हो गया लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन के कारण तो क्या होगा? इम्पेयर्ड हो जाएगा, मतलब कि वहाँ पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड जमा होने लगेगा, उसके कारण क्या होगा? एडीमा हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं एंडोथीलियल की इंक्रीज परमिएबिलिटी। क्या? इंक्रीज परमिएबिलिटी ऑफ एंडोथीलियल की। अब ये कहाँ आपने देखा था? आपने अपने इन्फ्लेमेशन के टॉपिक्स में देखा था कि एक्यूट या क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में क्या होता है कि एंजियोजेनेसिस हो गया एंड ट्रॉमा टू ब्लड होता है, ठीक है ना। अब इसके कारण क्या होगा? एंजियोजेनेसिस एंड ट्रॉमा टू ब्लड वेसल्स के कारण एंडोथेलियल की परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी। एंडोथेलियल की परमिएबिलिटी बढ़ गई तो आपका एडीमा हो जाएगा। ये आपने पढ़ रखा है अपने इन्फ्लेमेशन में, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं सोडियम एंड वाटर रिटेंशन। अब देखो सोडियम का रिटेंशन होगा तो अपने साथ वाटर का भी रिटेंशन कराता है, ठीक है ना। अब इन दोनों का रिटेंशन होगा तो ऑटोमेटिक्स की बात है इंटरस्टिशियल स्पेस में फ्लूइड का मात्रा बढ़ेगी, ठीक है ना। तो यही चीज है। तो कॉजेज एक्सपेंशन ऑफ प्लाज्मा वॉल्यूम, इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हो जाएगा क्योंकि ब्लड का तो वॉल्यूम बढ़ गया, इसलिए हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ा। और डाइल्यूशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन हो गया। अब देखो दो तरीके से ही काम करता है। एक तो ये जो है अपना हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ा देगा क्योंकि ब्लड की वॉल्यूम बढ़ी तो प्रेशर भी बढ़ेगा। और दूसरा क्या करता है कि दूसरा क्या करता है कि ये डाइल्यूशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, क्योंकि अब देखो वही जितना प्लाज्मा प्रोटीन था पहले कम वॉल्यूम के ब्लड में था, अब डिस्ट्रीब्यूटेड था, अब ज़्यादा वॉल्यूम के ब्लड में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसीलिए ये क्या करवाता है कि ये डिक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर भी करवा देता है, ठीक है ना। ये कहाँ देखा जाता है? ये एक्यूट किडनी इंजरी में देखा जाता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में देखा जाता है, इंक्रीज रास में देखा जाता है। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम में क्या होता है? रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड वाटर, ठीक है ना। समझ में आती है इतनी चीज?
चलो, तो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे टाइप्स ऑफ इडीमा फ्लूइड, जिसमें ट्रांसुडेट और एक्सुडेट आता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन आता है। चलो बाय।